morning student, let's continue our chapter third. हम यहाँ तक पढ़ लिया था. अब हम नेक्स्ट द रॉयल्टी सेटलमेंट को स्टार्ट करेंगे. द गवर्नर ऑफ द मद्रास प्रोविंस सर थॉमस मौर्य इंट्रोड्यूस द रॉयल्टी सिस्टम. जो सर थॉमस मौर्य था उसने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में. बाद में इसको बॉम्बे में भी चलाया, मतलब इसको फॉलो कर रहे थे. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, जो पीजेंट्स थे, ठीक है, उनको ऑनर्स ऑफ द लैंड एंड द लैंड रेवेन्यूज वर, उनको लैंड के ऑनर माना जाता था और लैंड जो रेवेन्यू था वो उनसे ही कलेक्ट किया जाता था. द रेट ऑफ revenue was fixed at thoroughly half of the total produced. It was settled for the periods of 30 years after it was received. तो ये 30 साल तक रिवाइज्ड था. एक बार जब कलेक्ट कर रहे थे तो वो 30 ईयर्स तक वो ही कंटिन्यू चलता था. तो वो क्या था, उसका टोटल प्रोडक्शन जिनकी होती थी, जिस जितनी भी होती थी, उसका हाफ जो था उन्होंने रेवेन्यू लेना होता था. तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, कॉन्गनाइज द पीजेंट्स एज द ओनर ऑफ द लैंड. हाई रेट ऑफ रेवेन्यू मेड देम डिपेंडेंट. तो उनसे जो था ऑनर माना जाता था उनसे, और जो इसीलिए वो जो थे रेवेन्यू जो था हाई रेट था उसका, तो वो मनी लेंडर्स के ऊपर कर्जा लेने के लिए डिपेंडेंट हो गई थी. मालाबारी सेटलमेंट में क्या है, दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. ये सिस्टम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में सेटल हुआ था. तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड फॉर द इंटायर स्टेट्स और महाल्स. तो ये सारा जो था रेवेन्यू जो था सारे इंटायर स्टेट के लिए थे. द तलकू का और द हेड ऑफ द विलेज हैड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज एंड हैंड इट ओवर टू द कंपनी. तो जो तलकुदार था, विलेज का हेड था, उसने इसको कलेक्ट करके कंपनी को सबमिट करवाना होता था. द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज रफली हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच वाज सब्जेक्ट टू अ पीरियोडिक रिवीजन. जो रेवेन्यू का रेट था वो हाफ था जो उसकी प्रोडक्शन, मतलब टोटल उनको प्रोडक्शन होती थी. हाउएवर अंडर दिस सिस्टम द कंडीशंस ऑफ द पीजेंट्स रिमेन pitiable as the head of the village retained the high राइट ऑफ रिस्ट्रक्टिंग रेवेन्यू. तो इसके अंडर जो उसकी पीजेंट्स की कंडीशंस थी वो पिटिएबल रहती थी, दया भी आ जाती थी, क्योंकि कभी कभी उनकी जो फसल का नुकसान हो जाता था. नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू पॉलिसीज ऑन एग्रीकल्चर. क्या इफेक्ट हुए थे इनके. द ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑल ऑफ विच वर एम्ड बाय इट एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम रेवेन्यू. तो जिन साधा है हैंस द कंडीशन ऑफ द पीस है. तो क्या कंडीशंस थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, वो नीचे लिखी है. लैंड बिकम अ सेलेबल कम्युनिटी बिकॉज इन द टाइम ऑफ नीड द पीजेंट कुड मॉर्टेज और सन. तो लैंड को एक सेलेबल कम्युनिटी माना जाता था, क्योंकि जहाँ तो पीजेंट्स के पास जब कम हो जाते थे पैसे, तो चाहे तो उनको उसको गिनवे रखना पड़ता था, चाहे उसको बेच लेना पड़ता था. बेकारी और द बॉन्डेड लेबर इंक्रीज एज द पीजेंट वर फोर्स टू सेल देयर लैंड ड्यू टू द हाई रेट. तो उनको मतलब जो थे उनके लैंड को सेल करने के लिए मजबूर किया जाता था, क्योंकि उनसे ज़्यादा जो था रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था. एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू बी द सेगनेंट एज आइदर ब्रिटिशर्स नॉर द लैंडलॉर्ड टुक स्टेप टू इम्प्रूव इट. ना तो ब्रिटिशर्स ने ना ही लैंडलॉर्ड ने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए इसको इम्प्रूव करने के लिए. दे डिड नॉट प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटीज़. ना ही उन्होंने इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जैसे सीड्स, प्लव, फर्टिलाइजर जो भी उनके लिए चाहिए होती थी. ना ही उन्होंने फार्मर्स को एजुकेट किया था. The self-sufficient of the village was destroyed as there was the shift towards the cultivation of the commercial crops. तो वो commercial crops के लिए cultivate हो गए थे. अंडरलाइन कर लो बेटा, जैसे कि शुगर केन, जूट, ऑयल सीड, ये क्रॉप्स ग्रो करने लग गए थे. These crops were called cash crops. इनको cash crop कहा जाता है as they could easily brought and sold in the market. तो इसको इजीली वो बाय करके जब सोल्ड कर लेते थे मार्केट में, तो इसको कमर्शियल क्रॉप्स को कैश क्रॉप कहा जाने लगा. फैमिलीज कंटिन्यू टू बी रेगुलर फीचर एज द लैंड प्रोडक्टिविटी फॉल. तो ये उनका रेगुलर फीचर हो गया था. नेक्स्ट है प्लांटेशन ऑफ फार्मिंग कैश क्रॉप. द सेल्फ सफिशिएंट ऑफ द इंडियन विलेजेस वाज कंप्लीटली ब्रोकन अंडर द ब्रिटिश. तो वो कंप्लीटली ब्रोक हो गए थे. इंडियन पीजेंट्स वर फोर्स टू ग्रो द कमर्शियल क्रॉप्स सच एज टी. उनको ये क्रॉप्स गिराने के लिए मजबूर किया जाता था. जिनमें से आधी क्रॉप्स थी जो रॉ मटेरियल जो थी इंडस्ट्रीज में वो ब्रिटेन में प्रोवाइड करती थी. दीज क्रॉप्स वर ग्रोन ऑन द लार्ज स्टेट कॉल्ड प्लांटेशन. तो यही ज़्यादातर जो कंपनीज जो प्लांटेशन स्टेट को यूरोपियन ने ओन किया था, मतलब वो जो थी ग्रो करती थी. प्लांटेशन वर नेमली कंसिडर्ड इन कहाँ पे थी, असम, बिहार, बंगाल और केरला में. द ऑप्रेसिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कपल्ड विद द प्लांटेशन एग्रीकल्चर मेड पीजेंट एंड अदर ट्राइबल ग्रुप राइज अप इन द लीव्स एंड अगेंस्ट. तो इनकी वजह से वो उनके अगेंस्ट हो गए. उसके बाद हुआ था पीजेंट रिवॉल्ट. पीजेंट रिवॉल्ट में क्या हुआ था, द डिस्पॉइज्ड और ऑप्रेस्ड पीजेंट्स लेड मेनी रिवॉल्ट्स इन बंगाल एंड बिहार against the indigo planters, zamindars and moneylender. These were easily crushed.
तो ज़्यादातर इसमें मनी लैंडर जमींदार थे, क्योंकि उन्होंने इंडिगो क्रॉप ग्राने के लिए उनको मजबूर किया था। इंडिको रिवॉल्ट क्या था? द वर्ड इंडिको इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडिकॉन, लेटिन वर्ड इंडिकम मीनिंग फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से आती थी। इंडिको वॉज द नेचुरल ब्यू डाई यूज टू कलरिंग क्लोथ, जो थी कपड़े को रंगने के लिए यूज़ की जाती थी। इट वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम एशियन टाइम, ये इंडिया में एशियन टाइम से में एक्सपोर्ट की जाती थी। ये फर्स्ट क्रॉप थी जो ब्रिटिशर प्लांटेशन एज द रिक्वायर्ड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ इंडिया फॉर द, जो उनको रेगुलर सप्लाई जाती थी अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री के लिए। द इंडिको प्लांटर्स गेव लोन टू द कल्टिवेटर फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, तो उन्होंने कल्टिवेटर्स को इस क्रॉप को उगाने के लिए लोन भी दिए थे। विच हैड टू सेल द वेरियस फैक्ट्री एट लो प्राइस, जिसके लिए उनको कई फैक्ट्रीज को भी सेल करना पड़ता था। लेटर द प्लांटर्स इन्फॉर्म्ड द पीजेंट्स दैट लोन कुड बी रीपेड ओनली बाय सप्लाइंग इंडिको टू देम, उनको ये था कि जो लोन है वो पीजेंट्स को तभी मिलेगा अगर वो इंडिको उनको सप्लाई करेंगे बाय सप्लाइंग द फिक्स प्राइस, नॉट बाय द अदर मीन्स, सिर्फ उनको वो एक इस प्राइस इसको सप्लाई करेंगे। वायलेशन ऑफ दिस इन्वॉक्ड लार्ज स्केल ऑपरेसिव मेजर सच एज होल्डिंग द कल्टिवेटर एंड हिज फैमिलीज एज प्रिजनर, बर्न हिज, बाद में उनको वो जेल में लेके जाने लगे, उनके हाउस को जलाने लगे। दिस इन ऑपरेशन ऑफ इंडिको कल्टिवेटर फोर्स देम टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर इन द नाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, तो बाद में ये नाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में 1859 में भी ये रिवॉल्ट हुआ था। द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय द विष्णुचरण बिस्वास एंड दिगमर बिस्वास, इट्स अदर पॉपुलर लीडर्स वर कदेर मौला ऑफ पांडा एंड द रेफिग्रन मॉडल ऑफ मांडले, तो ये जो थे उनके साथ थे। However, the planters were finally forced to shut down their workshops and Britisher banned the, तो उनके जो भी काम करते थे वो सारा उनका बंद हो गया था। तो इम्पैक्ट क्या था पीजेंट रिवॉल्ट का? पीजेंट मूवमेंट्स और द रिवॉर्ड्स did not create any threat to the British rule and but proved that the Indian peasants' reaction were impulsive and spontaneous to such situation and not planned, तो ये इनका मतलब एक अचानक से जो है उनमें बदलाव आया है, कोई प्लान नहीं किया हुआ। They were tortured by so brilliant that the peasants were had rebel, however the peasant always revised, तो उनके लिए कुछ ना कुछ लॉ ऑर्डर उन्होंने बनाए थे, तो जिसके लिए उनको मतलब जो थे मतलब वो ब्रिटिशर्स थे उनको कंट्रोल करना चाहते थे। देयर फेथ, करेज, हॉरिज्म एंड विलिंगनेस टू मेक इंसेसिव सैक्रिफाइसेस वर नो मैच अगेंस्ट द इम्प्रेसिव पावर आर्म्ड विद द लेटेस्ट वेपन एंड द सोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड एम्पायर, तो वो उनके मतलब कोई भी जो उनके करेज थी, विश्वास था, वो सब उठ गया था। पॉपुलर मूवमेंट्स एंड द रेबल्स ऑफ द 19th century did however with the impressive power of the resistance against imperialism that had lay dormant among Indians. These revolts generate great awareness among the Indian aggressive classes about their right, तो इसकी वजह से लोग बहुत जागरूक हुए, ठीक है। इन एडिशन विद द न्यू ऑफ द रिवॉल्ट आउटब्रेक, द ब्रिटिश colonial power mainly handling of such revolt reached to the outside world, the real intent and interest of British was exposed, तो बाद में उनका जो पर्दा था ब्रिटिशर्स का वो एक्सपोर्ट हो गया था। दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू।